नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एनमिसा क्लासेस में। मैं नीतीश मिश्रा आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। बीएड तृतीय सेमेस्टर इतिहास शिक्षण के इकाई 2 में हमने पिछली क्लास में पाठ्यक्रम का अर्थ, परिभाषा और उसके क्या उद्देश्य होते हैं इसके बारे में चर्चा की थी। और आज की इस क्लास में हम अध्ययन करेंगे कि इतिहास का अन्य विषयों से क्या संबंध होता है। इसी पर चर्चा आज की क्लास में की जाएगी, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ भी है कि इतिहास का अन्य विषयों से संबंध। ठीक है, और क्लास शुरू करने से पहले मैं आप सभी को इस नए साल 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूँ। आपकी सारी मनोकामना ईश्वर पूर्ण करें तथा आपको ईश्वर दीर्घायु बनाए रखें, यही मेरी मंगल कामना है। तो चलिए शुरू करेंगे। क्लास शुरू करने से पहले यही कहूँगा कि क्लास को शेयर कर दिया करें, जिससे कि अन्य आपके इतिहास शिक्षण लेने वाले बीएड तृतीय सेमेस्टर में अध्ययनरत भाई बहनों का फायदा हो सके, वे भी क्लास को अटेंड कर सके तथा इस शिक्षण से लाभ उठा सके। ठीक है, तो आप बाकी समझदार हैं आप। ठीक, तो हम बात करेंगे इतिहास का अन्य विषयों से संबंध। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इतिहास विषय का अर्थशास्त्र से क्या संबंध है। अर्थशास्त्र विषय जो होता है, जो कि आप जानते हैं कि सामाजिक अध्ययन जब हम पढ़ते हैं तो उसमें 4 विषय होते हैं: इतिहास, अर्थशास्त्र, भूगोल, नागरिक शास्त्र। ठीक है, जिसको राजनीति विज्ञान विभाग में कहते हैं। तो ये 4 विषय होते हैं, इन चारों मिल करके बनाते हैं सामाजिक अध्ययन। तो इतिहास जो है वह भी सामाजिक अध्ययन का एक विषय है। तो इतिहास जो है वह पक्का है कि यह निश्चित है कि वह नागरिक शास्त्र से, भूगोल से और आपके अन्य जो अर्थशास्त्र बचता है तीसरा विषय, इन तीनों से जरूर संबंधित होगा। इसीलिए इन चारों का एक ग्रुप बनाया हुआ है। ठीक, तो सबसे पहले बात करेंगे इतिहास का अर्थशास्त्र से क्या संबंध है। जैसा कि मैंने कुछ लिखा हुआ भी है, ठीक, कि समाज की आर्थिक स्थिति ही ऐतिहासिक घटनाओं का निर्माण व निर्धारण करती है। समाज की आर्थिक स्थिति ही ऐतिहासिक घटनाओं का निर्माण भी करती है और क्या करती है, और निर्धारण भी करती है। ध्यान दीजिएगा, निर्माण भी है और निर्धारण भी है। निर्माण का मतलब यह है कि समाज की आर्थिक स्थिति ऐतिहासिक घटनाओं का निर्माण करती है, यानी जिस तरह का सामाजिक स्थिति होगा, समाज में आर्थिक स्थिति होगा, यानी अगर समाज संपन्न होगा, ठीक है, या समाज जो है वह निर्धन होगा, ठीक है, विपन्न होगा, तो क्या कंडीशन हो सकता है ऐतिहासिक घटना में, और निर्धारण कर दिए। और यही जो आर्थिक स्थिति है ऐतिहासिक घटनाओं का निर्धारण भी करती है। निर्धारण करने का अर्थ यह है कि जैसे जिस देश का जो समाज है, जो आर्थिक स्थिति है उसकी, वह अगर संपन्नता से परिपूर्ण है, जैसे कि हमारा भारत पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था, ठीक, यानी कि आर्थिक स्थिति यहाँ क्या थी, बहुत ही मजबूत थी। ठीक, तो यहाँ पे क्या हुआ, कई सारे लुटेरों ने, आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया और यहाँ की धन संपत्ति को लूट करके अपने देश में ले गए। और सबसे अंत में आए अंग्रेज। अंग्रेजों ने तो पूरा खून ही जो बचा था अंदर से उसे भी निचोड़ लिया और पूरी धन संपत्ति को यहाँ से इंग्लैंड तक ट्रांसफ़र करते गए। ठीक, और बहुत इन्होंने शोषण किया। तो वही कह रहा है कि समाज की आर्थिक स्थिति ही ऐतिहासिक घटनाओं का निर्धारण करती है और निर्माण करती है। यानी इतिहास किस प्रकार का हो सकता है किसी देश का, किसी समाज का, वह वहाँ की आर्थिक स्थिति निर्धारण करती है। चूँकि हम बात यहाँ पे इतिहास और अर्थशास्त्र के क्या कर रहे हैं, हम संबंध का बात कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे अर्थशास्त्र और इतिहास की चर्चा करेंगे। आगे, अनेक युद्ध विजेताओं के साधन संपन्न के कारण जीते गए। अनेक युद्ध विजेताओं के साधन संपन्न होने के कारण जीते गए, यानी जो अनेक युद्ध, कई सारे युद्ध जो थे, विजेताओं के पास साधन थे। साधन का मतलब है कि उनके पास हथियार थे, गोला बारूद था, ठीक है, वे आर्थिक स्थिति से सुदृढ़ थे, अपने सैनिकों को नियमित वेतन देते थे, इसलिए वे कई सारे युद्धों को जीत सके। अब जिसके सैनिक को वेतन ही नहीं मिला है, उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, जहाँ जूस देना चाहिए वहाँ पानी पिला रहे हैं, ठीक है, तो जब वहाँ पे आर्थिक स्थिति कमजोर रहेगी तो वहाँ के सैनिकों का मनोबल भी नीचे रहता है, और जब तनख्वाह मिलती है तो वे भी जोश में कार्य करते हैं, ठीक है, समर्पित होते हैं अपने राजा के प्रति। तो वही कह रहा है कि अनेक युद्ध विजेताओं के साधन संपन्न होने के कारण जीते गए। अनेकों युद्ध जीते गए साधन संपन्न होने के कारण। राजाओं के जीतने के
कारण यही था कि वे साधन संपन्न थे। आगे देखेंगे हम, इसके साथ ही अनेक आक्रमण देश के धन संपदा को लूटने हेतु किए गए। अनेक आक्रमण किए गए देश की धन संपदा को लूटने के लिए, जैसा कि नादिर शाह का आक्रमण है, ठीक है, और भी कई सारे आक्रमण थे। तो यह सब जो भी आक्रमण किए गए यहाँ की आर्थिक स्थिति को देखते हुए किए गए कि भारत में क्या है, भारत में धन बहुत ज़्यादा है, सोमनाथ का मंदिर है, महमूद गजनवी है, तो ये सब धन संपदा को देख करके ही आक्रमण किए गए लूटने के उद्देश्य से। ठीक, आगे देखेंगे हम, आर्थिक रूप से संपन्न सभ्यता व मानव समाज के बारे में इतिहास जानने के बहुत सारे स्रोत सहज ही मिल जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन कह रहा है कि जो समाज साधन संपन्न होता है उसके बारे में जानने के लिए इतिहास के कई सारे स्रोत मिल जाते हैं। जैसे अब कोई सभ्यता है, कोई मानव समाज है, वह पहले विद्यमान थी और आर्थिक रूप से संपन्न थी, तो वहाँ पे आपको सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, तांबे के सिक्के, मुहरे, ठीक है, ये आर्थिक जीवन से संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो भी वहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक, तो जब वहाँ पे वो संपन्न होगा आर्थिक स्थिति से तभी तो आपको चीज़ें मिलेंगी। और जो समाज में आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब होगी, वहाँ उसका विकास ही नहीं हुआ होगा, तो उसके बारे में इतिहास जानने के स्रोत भी क्या होंगे, कम पड़ जाएंगे। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे कह रहा है कि आर्थिक रूप से संपन्न सभ्यता व मानव समाज के बारे में इतिहास जानने के बहुत सारे स्रोत सहज ही मिल जाते हैं। ठीक, आगे बात करेंगे इतिहास व भूगोल, यानी इतिहास विषय का भूगोल से क्या संबंध है, इसकी चर्चा अब हम करेंगे। ठीक, तो आपको समझ में आ गया होगा कि इतिहास का अर्थशास्त्र से क्या संबंध है। ठीक है, आगे है इतिहास व भूगोल में क्या संबंध है। देखिए, इतिहास व भूगोल में बहुत ही गहरा संबंध है और इसको देखिए अभिव्यक्त किया गया है बहुत ही विस्तृत ढंग से। आप चाहें तो अपने नोट्स पे भी इसको लिख सकते हैं, या समझाना मेरा काम है, लिखना आपका काम है। मैं बार बार कहता हूँ कि इस स्तर पे छोटे बच्चों की तरह लिखवाना शोभा नहीं देता है। आप खुद से अपने नोट्स बनाइए जिससे कि आपको परीक्षा में समझने में एकदम आसानी रहेगी। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि इतिहास इस बात का साक्षी है कि अनेक ऐतिहासिक घटनाओं पर भौगोलिक परिस्थितियों का स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। यानी कि इतिहास इस बात का साक्षी है, गवाहदार है इतिहास कि अनेक ऐतिहासिक घटनाओं पर, जो भी ऐतिहासिक घटनाएं घटी हैं उन सब पे भौगोलिक स्थिति का प्रभाव जरूर पड़ा है। जैसे शिवाजी थे, शिवाजी ने कई सारे युद्ध जीते, तो शिवाजी ने कई सारे युद्ध जीते तो कैसे जीते, क्योंकि उनको छापामार युद्ध नीति का ज्ञान था। ठीक, और छापामार युद्ध नीति कहाँ होती है, पहाड़ों पे होती है। तो वहाँ पे पहाड़ थे, जहाँ पे वो महाराष्ट्र में थे तो वहाँ पे कई सारे पहाड़ थे, पहाड़ी क्षेत्र थे। तो पहाड़ी क्षेत्र में छापामार युद्ध के कारण उनकी जो नीति थी उसके कारण वे कई सारे किलों पे अपना आधिपत्य जमा लिए। लेकिन वही समतली मैदान होता तब तो शिवाजी हार जाते, उनकी विजय पताका धरी की धरी रह जाती। तो वही चीज़ कह रहा है कि अनेक ऐतिहासिक घटनाओं पर भौगोलिक परिस्थितियों का स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। नदी, नाले, पहाड़, पर्वत, रेगिस्तान, जलवायु आदि दशाएं किसी देश के इतिहास को प्रभावित करते हैं। ठीक, ये सभी जो स्थितियां हैं यह सभी किसी देश की जलवायु को प्रभावित करती हैं और वहाँ के इतिहास को भी प्रभावित करती हैं। यानी कि नदी हुआ, नाला हुआ, पहाड़ का मैंने बता दिया शिवाजी से संबंधित। ठीक, उसके बाद जैसे कि पहाड़ी इलाका कोई है तो वहाँ पे कोई देश का, किसी देश का या फिर किसी राज्य का राजा जो है आक्रमण कर रहा है तो उसको जीतना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि वो पहाड़ पे है, ऊंचे पे है। ठीक, तो ऐसे भी इतिहास प्रभावित होता है इन स्थितियों के कारण भी। आगे देखिए, कुछ उदाहरण भी आपको मैं देने का प्रयास किया हूँ। राजाओं ने अपने किले को सुरक्षात्मक दृष्टि से ऊंची पहाड़ियों पर किले बनवाए। राजाओं ने अपने किले को सुरक्षात्मक दृष्टि से ऊंची पहाड़ियों पर, ठीक ध्यान दीजिएगा, राजाओं ने अपने किले को क्या किया, सुरक्षा की दृष्टि से ऊंची पहाड़ियों बनवाया। क्यों? क्योंकि वह ऊंची पहाड़ियों पर रहेगी, जैसा कि उन्होंने आपको बताया कि ऊंची पहाड़ी पर रहेगी तो उनको भेदना बहुत ही दुर्लभ होगा। ठीक है, उन पर विजय प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल कार्य होगा। आगे देखिए, आगे है कि जहाँ पहाड़ नहीं थे, ध्यान दीजिएगा, जहाँ पहाड़ नहीं थे वहाँ सुरक्षा हेतु खाई का निर्माण कराया गया। ठीक, अब पहाड़ तो वहाँ कहीं जगह नहीं है तो वहाँ पे क्या होगा, तो वहाँ पे चारों तरफ, जैसे कि यहाँ पे उनका महल है तो इसके चारों तरफ खाई बनवाते थे और उस खाई में पानी भरवा देते थे। ठीक है, उस खाई में क्या करते थे,
पानी भरा देते थे कि जिससे कि कोई यहाँ पे आ न पाए आक्रमण करने के लिए, और वे सुरक्षा की दृष्टि से भी ठीक रहे। आगे देखिए, सुरक्षा तो खाई का निर्माण कराया गया। सिकंदर व पुरु के बीच में वर्षा व सतलज नदी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देखिए, सतलज नदी थी, सिकंदर और पुरु के बीच जब युद्ध हुआ और पुरु उसमें हार गया तो उसमें बारिश का भी एक कारण था। बारिश होने के कारण भी पुरु की सेना विचलित हो गई, ठीक है। और सतलज नदी ने भी वहाँ पे अपना योगदान दिया था पुरु की हार में और सिकंदर की विजय में। तो ये सभी जो भौगोलिक कारण होते हैं ये सभी भी इतिहास को प्रभावित करते हैं, ठीक। आगे देखिए, हिमालय पर्वत के कारण दक्षिण की दिशा से आक्रमण नहीं हुआ। देखिए, जब भी भारत में आक्रमण हुए हैं तो ये कभी भी दक्षिण की दिशा से तरफ से नहीं हुए। हालांकि मुझे नक्शा बहुत अच्छा बनाने नहीं आता है, एक काम चलाओ समझ लेंगे कि जब यहाँ इधर हिमालय है दक्षिण तरफ से, जब भी आक्रमण हुआ है तो आक्रमण हमेशा इधर से हुआ है, ठीक है। ये जो उत्तर पश्चिम का इलाका है हमेशा आक्रमण इधर से हुआ है। यह इसलिए क्योंकि इधर का क्षेत्र जो है वह खाली है, जबकि इधर हिमालय प्रहरी के रूप में खड़ा हुआ है। तो ये भी एक भौगोलिक कारक है कि जिसके वजह से हमारे उत्तर का इलाका जो रहा हमेशा सुरक्षित रहा और उधर से आक्रमण कभी नहीं हुए। आगे, हिटलर की रूस में हार होने का कारण बर्फीले तूफान। ध्यान दीजिएगा, जो हिटलर हारा था उसके हार का भी एक कारण यह था कि उस समय जब युद्ध हो रहा था तो उसमें बर्फीला तूफान आ गया और उसकी सेनाओं को पराजय का सामना करना पड़ा। तो वही कह रहा है कि हिटलर की रूस में, जब रूस में हिटलर लड़ाई कर रहा था तो उसके जो हार का कारण था वह यह था कि बर्फीले तूफान ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी हिटलर की हार में। तो यह भी भौगोलिक कारक, ये सब जो कारक हैं ये सभी इतिहास के परिवर्तन में अपना योगदान देते रहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, बिना भौगोलिक परिस्थितियों के ज्ञान के युद्ध, राज्य का विस्तार, जय पराजय की व्याख्या संभव नहीं लगती है। बिना आप भौगोलिक कारक जाने आप किसी भी युद्ध की व्याख्या नहीं कर सकते, किसी भी युद्ध की तैयारी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कहीं आपको अगर युद्ध लड़ने जाना है तो वहाँ की भौगोलिक स्थिति का आपको ज्ञान होना चाहिए कि वहाँ स्वेटर लेकर के जाना है कि वहाँ टी शर्ट लेकर के जाना है। इसे बाद में बता रहा हूँ, ठीक है। आगे देखिए, जय पराजय की व्याख्या संभव नहीं लगती है क्योंकि प्रत्येक ऐतिहासिक घटना के पीछे भौगोलिक कारक जरूर सम्मिलित रहता है। जितनी भी ऐतिहासिक घटनाएं हुई हैं उसमें भौगोलिक कारक जरूर सम्मिलित रहा है, ठीक है। तो यह हो गया आपका इतिहास व अर्थशास्त्र से संबंध और इतिहास व भूगोल से संबंध। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं अभी इसको इरेज करूँगा। और अब आपको मैं बताऊँगा कि नागरिक शास्त्र से इसका क्या संबंध है, ठीक है। तो इतिहास का, अर्थशास्त्र, भूगोल के बाद अब हम जानेंगे कि इतिहास का नागरिक शास्त्र से क्या संबंध है। तो इसको आप लोग इसके साथ ले लिए होंगे और मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, ठीक है। देखिए, बात करेंगे इतिहास व नागरिक शास्त्र की, ठीक है। नागरिक शास्त्र क्या है? नागरिक शास्त्र में हम नागरिकों के मूल अधिकार, उनके कर्तव्य, राजस्व का निर्धारण, यही सब पढ़ते हैं ना। तो जो इतिहास है उसमें भी और ये जो नागरिक शास्त्र है इसमें, इन दोनों में एक अजीब सा समन्वय है। और जो अजीब सा समन्वय है, जैसे कि वनस्पति विज्ञान का संबंध वनस्पति से होता है, ठीक है, ठीक उसी तरह अगर हम बात करेंगे इतिहास की बात, तो इतिहास में भी नागरिक शास्त्र आपका सम्मिलित होता है। यानी कि जैसे वनस्पति विज्ञान में बताया कि वनस्पति के बिना वनस्पति विज्ञान अधूरा होता है क्योंकि उसमें उसी की बातें की जाती हैं, उसी तरह आपके नागरिक शास्त्र में नागरिकों के मूल अधिकारों, इन सभी की बात की जाती है। और इतिहास बिना नागरिक शास्त्र के अधूरा है, ये बात आप जान लीजिए। कहेंगे क्यों? क्योंकि इतिहास और नागरिक शास्त्र का आपस में क्या है, एक तालमेल है, एक समायोजन है, एक कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो जो नागरिक शास्त्र है इसे हम समझेंगे, जो प्राचीन काल में जो राजा महाराजा लोग होते थे, सम्राट होते थे, शासक थे, उनकी जो कर निर्धारण की नीतियाँ थी वो हम किससे समझेंगे? वो हम नागरिक शास्त्र के द्वारा तो समझेंगे, ठीक। तो नागरिक शास्त्र में क्या है, मैंने पहले बताया कि आपको नागरिकों के मूल अधिकार, राजस्व का निर्धारण, ठीक है, कर निर्धारण, ये सभी चीज़ें नागरिक शास्त्र के अंतर्गत अध्ययन की जाती हैं।
तो यही चीज़ आपके इतिहास के अंतर्गत भी है। इतिहास में मैंने अभी बताया कि जो सम्राट थे वह कर लगाते थे, उसके बाद उनकी कुछ लाभकारी नीतियाँ थी, उनके समय नागरिकों के क्या अधिकार थे, यह सब चीज़ें हमें नागरिक शास्त्र का जब हम अध्ययन करते हैं इतिहास के अंतर्गत तब हमें पता होती है। ठीक है, उसके बाद इतिहास में बताता है कि कोई भी मानवीय समाज अपने अतीत में किन किन अवस्थाओं से होकर गुजरा हुआ है। ठीक है, ये चीज़ें हमें किससे पता होती हैं? इतिहास से पता होती है, क्योंकि इतिहास में यही बताता है कि कोई भी जो मानवीय समाज है, मानव का समुदाय है, वह अपने प्राचीन काल में किन किन अवस्थाओं से गुजरते हुए आज के वर्तमान परिदृश्य में दिखाई दे रहा है। ठीक है, इतिहास समाज के अच्छाइयों बुराइयों, तो ये अच्छाई बुराइयाँ किस में आएंगी? वह नागरिक शास्त्र के अंतर्गत आएंगी, क्योंकि नागरिकों के कैसे उसमें अधिकार थे और उनके क्या कर्तव्य थे, यह तो उस समय का जो नागरिक परिवेश है वही बताएगा। तो ये कह रहा है कि इतिहास समाज के अच्छाइयों को बताता है, बुराइयों को बताता है, वह उस समय की कुरीतियों से हमें अवगत कराता है। ठीक है, तो ये सब जो चीज़ें हैं, अच्छाई बुराई कुरीतियाँ, तो ये सभी चीज़ें आपके नागरिक शास्त्र के ही अंतर्गत तो आएंगी। ठीक, तो वही कह रहा है कि नागरिक शास्त्र जो है वह सामाजिक बुराइयों कुरीतियों से हमें अवगत कराता है। जैसे हम बात करेंगे यहाँ पे सती प्रथा की। सती प्रथा जो प्राचीन समय में विद्यमान थी, उसको राजा राम मोहन राय के प्रयासों से बंद कराया गया। तो ये हम जो राजा राम मोहन राय को पढ़ते हैं और जो लॉर्ड विलियम बेंटिंग को हम पढ़ते हैं, उसे हम इतिहास के अंतर्गत पढ़ते हैं, लेकिन जो सती प्रथा था वह नागरिक शास्त्र के अंतर्गत ही तो पढ़ेंगे। सती प्रथा क्या था? एक बहुत ही बड़ी कुरीति थी। ठीक, तो इस तरह से नागरिक शास्त्र और इतिहास का आपस में एक सामंजस्य होता है, आपस में एक संबंध होता है। जैसे कि हम जब नागरिक शास्त्र का अध्ययन करते हैं तो वह बिना इतिहास के हम नहीं कर सकते, और इतिहास जब हम पढ़ेंगे उसे नागरिक शास्त्र स्वतः ही समाहित होता है, यह हम कह सकते हैं। आगे हम बात करेंगे दूसरा कि गणित का। ध्यान दीजिएगा कि इतिहास व गणित, इतिहास व गणित का क्या संबंध है? तो इतिहास और गणित का बहुत ही अच्छा संबंध है, क्योंकि आप जानते हैं किसी भी राजा के कालक्रम को निर्धारित करने के लिए हमें तारीख की आवश्यकता पड़ती है, और तारीखों को हम किस में लिखते हैं? अंकों में लिखते हैं। तो जिनको गणित का ज्ञान नहीं होगा वह कैसे इतिहास में काल को निर्धारित कर पाएंगे? यानी कि सीधी सी अगर भाषा हम कहें तो अतीत की घटनाओं को काल में निर्धारित करने के लिए, अतीत की घटनाओं को कालक्रम में लिखने के लिए, समझने के लिए हमें गणित की आवश्यकता होती है। इस तरह से इतिहास व गणित का आपस में एक अनूठा संबंध होता है। जैसे कि हम बात करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे हम बात करेंगे बाबर। ठीक है, अब बाबर के बाद यहाँ पे आ गया हुमायूं। ठीक, अब इनका उसके बाद यहाँ पे है अकबर और यहाँ पे है शाहजहां। अब ये हो गया कि इनको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करिए। तो जिनको गणित का ज्ञान होगा वह तो इनका काल जानता है, इनका काल जानता है, इनका काल, इनका काल, इनका काल। ठीक, तो वह कालक्रम के अनुसार सही कर देगा कि पहले भाई ये आता है तो फिर उसके पहले क्या आता है, ये आता है। ठीक है, जो भी है तो वह ईस्वी के हिसाब से कि मान लीजिए बाबर का जन्म इस समय हुआ था, अकबर गद्दी में इस समय बैठा, मान लीजिए। ठीक है, मैं बता रहा हूँ। तो वह जो यहाँ पे तारीख अगर उसे याद होगी तो वह सही ढंग से क्या करेगा? लगा लेगा। अगर तारीख नहीं पता रहेगी तो वही कहेगा कि बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद अकबर आया था। ठीक है, वो तो इसी तरह से याद करके बताएगा फिर। तो इतिहास में जो तारीखें होती हैं उनका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है, बिना उनकी इतिहास चल ही नहीं सकता। तो इस तरह से ग्राफ है, पैमाना है, यह सभी गणित के अंतर्गत आते हैं, और इन सभी का संबंध होता है इतिहास से। क्योंकि जब ऐतिहासिक घटनाओं को हम देखते हैं या कोई भी राजा किसी दूसरे राजा पे आक्रमण करता था उसके साम्राज्य पे, तो वहाँ का नक्शा बना के लाता था, जिसे हम कहते हैं ब्लू प्रिंट। ठीक, तो वो नक्शा बना कर लाता था, उसको देखता था कि वह यहाँ से यहाँ इतनी दूरी पे स्थित है, वह यहाँ पे यहाँ ऐसे है।
ठीक है। तो राजा जो ये सब कार्य करता था तो वह ये सब क्या था, ये सभी गणितीय और तार्किक क्रम में ही तो व्यवस्थित करता था उसे। जब उसे लगता था कि हाँ उसकी सेना 1 लाख है, हमारी 75,000 है, मुकाबला हो जाएगा, तो वह युद्ध के लिए प्रस्थान करता था। या उसकी अगर 1 लाख है, हमारी 50,000, तो युद्ध के लिए प्रस्थान नहीं करता था, क्योंकि वह स्थिति को समझता था। तो वही कह रहा है कि गणितीय संख्याओं का जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक हम इतिहास को नहीं समझ सकते हैं, ठीक, इतिहास के कालक्रम को निर्धारित नहीं कर सकते हैं। अब हम आगे बात करेंगे विज्ञान की, कि इतिहास का विज्ञान से क्या संबंध है। देखिए, इतिहास का विज्ञान से बहुत ही गहरा संबंध है, इतिहास व विज्ञान। क्योंकि मैं बातें बता रहा हूँ यही बातें यहाँ परीक्षा में लिखेंगे, अगर ये लघु उत्तरी या विषय उत्तरी में पूछ दिया तब, ठीक है। वैसे उम्मीद है कि विषय उत्तरी में ही पूछेगा। अब बाकी देखिए एग्जामिनर की जो मंशा। तो विज्ञान की अगर बात करें तो महान वैज्ञानिकों के इतिहास को जब हम पढ़ते हैं तो हमें यह नवीन चीज़ें बनाने की प्रेरणा मिलती है, यानी कि नवीन शोध करने का हमें अंतः प्रेरणा मिलती है। क्या इन्होंने ऐसे किया था, इन्होंने ऐसे किया था, ठीक है, या इन्होंने ऐसे पढ़ाई की थी, ये पढ़ने बहुत ही कमज़ोर थे, बाद में यह बहुत ही प्रखर बुद्धि के हो गए। तो हमें भी प्रेरणा अंदर से मिलती है, हमें भी एक नया शोध कार्य करने की शक्ति प्रदान करता है। तो क्या प्रदान करता है, उनका इतिहास ही करता है, ठीक है। इसीलिए इतिहास व विज्ञान एक दूसरे से अंतः संबंधित हैं, यानी कि जब हम वैज्ञानिकों का इतिहास जानते हैं तो हम नवीन शोध कार्य करने के लिए क्या करते हैं, चिंतन करने के लिए हमें प्रेरणा मिलती है, ठीक है। अब देखिए, जो भी ऐतिहासिक घटनाएं घटित हुई उनमें विज्ञान का बहुत ही बड़ा रोल रहा। क्यों? क्योंकि जिनके पास तोप था वह जीत गए और जिनके पास तोप नहीं थी वह हार गए। तो विज्ञान और तकनीकी का जिनके पास अनूठा समायोजन था, जिन्होंने अपने युद्ध में इनका प्रयोग किया, उनकी विजय निश्चित हुई, और जो इनमें पीछे रह गए वे हार गए, ठीक है। जैसे हमारे भारत में ही अंग्रेज आए, हमारे पास उतने अत्याधुनिक हथियार नहीं थे कि हम उनका मुकाबला कर सकें, तो क्या हुआ, हमारी हार हुई और भारत एक औपनिवेश बन के रह गया। तो वही कह रहा है कि विज्ञान का ज्ञान जिसके पास रहेगा उसका इतिहास सदैव बदलता रहेगा और प्रगतिशील रहेगा, और विज्ञान का ज्ञान जिनके पास नहीं रहेगा वह क्या होंगे, पीछे होंगे। जैसे कि एक बात मैं कह दूं कि प्राचीन काल में संदेश पहुंचाना होता था तो हमारे पास विज्ञान नहीं था, तो संदेश 2 दिन पहुंचा था, ठीक है। यहाँ क्रांति होने वाली 1857 की, अंग्रेजों तो सूचना पहुँचानी है, तो उनका जो विज्ञान संचार व्यवस्था थी विज्ञान के अंतर्गत वह तेज थी, वे जल्दी से सूचनाओं का आदान प्रदान कर लेते थे, जबकि हमारे यहाँ ऐसा सिस्टम नहीं था। एक गांव से दूसरे गांव सूचनाएं भेजी जाती थी, तो जब सूचनाएं लेट जाएंगी तो कार्य भी लेट से होगा। और हमारा इतिहास क्या हुआ, आप जानती हैं कि भारत एक औपनिवेश बन के रह गया अंग्रेज़ों का। लेकिन अगर वह क्रांति सफल हो गई होती, ठीक है, जो रोटी और कमल वाली थी, ठीक, तो सारे अंग्रेज़ों का खात्मा उनके चर्च के बाहर ही हो गया होता। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। क्यों? क्योंकि उसमें विज्ञान, हमारा जो विज्ञान था भारत देश में, उतनी तकनीकी हम प्रगति पे नहीं थी। अन्यथा ऐसा दिन आना ही नहीं पड़ता कि 1857 की क्रांति होती। हालांकि 1857 की क्रांति भी एक उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कि समय से पहले हो गई, अन्यथा 31 मई के दिन कुछ और ही दिन होता भारत के भविष्य का। खैर, आगे हम बात करेंगे इतिहास और विज्ञान की बात हो गई। आपको समझ में आ गया होगा कि विज्ञान जो है सामाजिक घटनाओं को, आविष्कारों को प्रभावित करती है। आगे बात करेंगे हिंदी की। हिंदी यानी कि हम बात करेंगे यहाँ पे कि इतिहास व साहित्य। इतिहास व साहित्य में उदाहरण दे करके आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि आप उदाहरणों से समझ जाएं। क्योंकि भले मैं तथ्य ज़्यादा ना बताऊँ, लेकिन उदाहरण बताने से आपको चीज़ें जल्दी से समझ में आ जाती हैं। इतिहास व साहित्य की बात करें तो चूँकि जो साहित्य है वह इतिहास से ज़रूर ही प्रभावित है, और साहित्य में इतिहास के भी कुछ अंश सम्मिलित हैं। अब पूछें कैसे, तो देखिए साहित्य की जो अधिकांश विषय वस्तु है वह हिंदी से ली गई है, ठीक है। साहित्य की जो भी चीज़ें हैं वह क्या है, वह हिंदी में है। और जो आपका साहित्य है उसमें इतिहास की सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। जैसे अब हम बात कर लें कवि चंद बरदाई, उनका जो पृथ्वीराज रासो लिखा हुआ है वह साहित्य है, और वह किस पे लिखा हुआ है, पृथ्वीराज चौहान पे लिखा हुआ है। कालिदास ने रचनाएं की हैं कई सारी, वे सभी क्या है, वे सभी
आपके इतिहास से प्रेरित हैं और कालिदास भी ऐतिहासिक व्यक्ति हैं, ठीक है, ऐतिहासिक महापुरुष हैं। उसके बाद कालिदास हो गए, अमीर खुसरो भी सल्तनत काल के हैं, उनकी भी जो रचना है वो भी उस समय के काल से प्रेरित है। और कई सारी साहित्य में जो रचनाएं की गई वह ऐतिहासिक सम्राटों को खुश करने के लिए की गई, इसलिए इतिहास व साहित्य का आपस में संबंध प्रदर्शित होता है, ठीक है। तो इस तरह से आज की क्लास में आप सभी ने जाना कि इतिहास का अन्य विषयों से क्या संबंध होता है, और आशा है और उम्मीद भी है कि आप सभी को ये चीज़ें बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आई होंगी। क्योंकि किताबों में आपको ये चीज़ें नहीं मिलेंगी, इतना समझा के मैंने जो आपको बताया है, इसलिए मन लगा करके अध्ययन करिए और अपने नोट्स खुद बनाइए। अब पीडीएफ कुछ लोग मुझसे मांगते हैं कि सर पीडीएफ भेजा करिए, तो मेरे पास पीडीएफ जब खुद ही नहीं है तो मैं आपको पीडीएफ उपलब्ध कहाँ से करा पाऊँगा। मैं सिर्फ देखता हूँ हेडिंग और उस पर शुरू हो जाता हूँ, बताने का कार्य शुरू हो जाता है, इसलिए पीडीएफ मुझसे न मांगा करिए, ठीक है। इसी के साथ ये क्लास समाप्त होती है यहाँ पे, और अगली क्लास में हम जो शिक्षण विधियाँ हैं इनको पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ मैं तीस मिश्रा आप सभी से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।